फॉर द इंट्रोडक्शन। नमस्कार सभी प्रतिभागियों को। मेरा नाम धवल पाटिल, सॉरी। और मैं आज सेशन लेने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा SBM 2.2 में जो यूज वाटर मैनेजमेंट के लिए अप्रोच उन्होंने बताया है, उस अप्रोच के ऊपर मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो आपको क्या लगता है, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर काफी सिटीज में कुछ ऐसा ही पिक्चर हमें देखने को मिलता है जिसमें जो ड्रेन्स होते हैं, नाले होते हैं या छोटी नदियां होती है जो ट्रिब्यूटरीज बड़े नदियों को जाके मिलती है, वो भी नालों में कन्वर्ट हो गई है। इनको हम एक महज सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट डंपिंग के लिए हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि हम इंडिया में यूज्ड वाटर मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इंडिया में हम कितना यूज्ड वाटर या वेस्ट वाटर ठीक से ट्रीट कर पा रहे हैं? किसी को पता है इसका आंसर? जी क्या क्या है, आप क्या लाए? ओके, शायद से गलती से म्यूट हुआ था किसी का माइक। ओके, तो अभी फिलहाल जो CPCB का नया रिपोर्ट आया है 2021 का, वो ये कहता है कि राउंड अबाउट 60% के आसपास जो यूज वाटर है वो ट्रीट अभी हो रहा है इंडिया में। तो यही देखने के लिए हम अभी शिट फ्लो डायग्राम या स्लज फ्लो डायग्राम देखते हैं 2011 में जो अर्बन इंडिया था उसका। तो ये हमें बताता है कि 2011 में 26% लोगों के पास टॉयलेट्स थे जो कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से या डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम यानी कोई प्रकार का सीवर से जुड़े थे, और ये सारा पानी इकट्ठा हो रहा था। कई सिटीज में STPs नहीं थे, कुछ सिटीज में STP थे, तो उससे सिर्फ 12% पानी जो बन रहा था, जनरेट हो रहा था, वो मैनेज हो पा रहा था, और डिसेंट्रलाइज से सिर्फ 5%। बाकी मैक्सिमम पानी अगर हम देखते हैं तो वो डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रीटमेंट एनवायरनमेंट में डिस्पोज ऑफ हो रहा था। 59% हाउस होल्ड जो है वो ऑन साइट फैसिलिटीज से जुड़े थे, जैसे कि सोक पिट्स या ट्विन पिट्स या सेप्टिक टैंक्स। और हम सभी को पता है कि सेप्टिक टैंक्स अगर होंगे तो इनको हमें रेगुलरली डिस्लज करना पड़ता है। तो ये डिस्लजिंग होने के बाद भी बहुत सा वेस्ट जो है वो अनट्रीटेड रह रहा था, और मोस्ट ऑफ द वेस्ट वो एनवायरनमेंट में जाके एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा था और ओपन डिफिकेशन भी हो रहा था। इसीलिए 2014 में नेशनल गवर्नमेंट ने SBM 1 का यानी फर्स्ट फेज चालू किया था, जहां पे हमें एक्सेस टू सैनिटेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू टॉयलेट हमें इंक्रीज करना था। तो 2011 में 2011 में 80% पानी जो है, वेस्ट वाटर जो है या यूज वाटर जो है, वो सेफली मैनेज नहीं हो पा रहा था, और इसलिए हमें ये अप्रोच जो है ये चेंज करने के लिए करने की जरूरत पड़ी। सो 2014 में जब SBM 1 आया तब हमने एक्सेस टू टॉयलेट इंक्रीज किया, और अभी SBM 2.0 में हम टॉयलेट्स के बाद जो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है यूज वाटर की, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो SBM 2.0 में यूज वाटर मैनेजमेंट में बहुत ही साफ साफ कहा गया है कि फीकल स्लज और सेप्टेज जो है, कोई भी अनट्रीटेड फीकल स्लज और सेप्टेज या यूज्ड वाटर जो है, लिक्विड वेस्ट बेसिकली एनवायरनमेंट में नहीं डिस्चार्ज होना चाहिए। ये सेफली कंटेन होना चाहिए सेप्टिक टैंक्स या सोक पिट के द्वारा। जो सेप्टेज है या सुपरनेटेंट है, ये सेफली ट्रांसपोर्ट और ट्रीट भी होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हद तक हमें जो ट्रीटेड एंड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जो कि ट्रीटेड वाटर हो गया या बायोसॉलिड्स हो गया, उनका हमें रीयूज करना है। SBM 2.0 में इस बार फोकस किया गया है 1 लाख पॉपुलेशन से कम वाले सिटीज के ऊपर।
तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही सीधा है, सिंपल है कि लिक्विड वेस्ट को सेफली कंटेन करना है, कलेक्ट करना है, ट्रीट करना है, और जितना भी ट्रीटेड एंड प्रोडक्ट्स है उनको मैक्सिमम हद तक हमें रियूज करना है। और ये करते वक्त खास ध्यान देना है कि फीकल मैटर और सेप्टेज जो है वो ठीक से मैनेज हो रहा है। यूज वाटर मैनेज करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये बेसिकली इसका सोल्यूशन एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से निकल जाता है सीवरेज और एसटीपी के द्वारा। हाउएवर सेप्टेज या फीकल स्लज जो है उसका मैनेजमेंट थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि उसमें कलेक्शन कन्वेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एफएसएसएम में। तो इसलिए इसके ऊपर एक सेकेंड ऑब्जेक्टिव डिराइव किया गया है एसबीएम 2.0 में। ओवरऑल आउटकम एसबीएम 2.0 में नेशनल गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन्स है 1 लाख पॉपुलेशन से कम वाले, वो सारे ओडीएफ प्लस प्लस सर्टिफाइड हो। ओडीएफ प्लस प्लस सर्टिफिकेशन का एक डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ये ध्यान में रखिए। ओडीएफ प्लस प्लस प्रोटोकॉल अभी ये कहता है कि निकायों ने हर 3 साल में सेप्टिक टैंक खाली करने के लिए जाना चाहिए, यानी सॉर्ट ऑफ रेगुलर डीस्लजिंग के लिए यूएलबी सक्षम होनी चाहिए, तो तभी वो ओडीएफ प्लस प्लस सर्टिफाई हो सकती है। दूसरा है 50% स्टैट्यूटरी टाउन्स जो 1 लाख पॉपुलेशन के नीचे है वो वाटर प्लस सर्टिफाई हो, जिसमें रीयूज ऑफ एंड प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और इसके लिए सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एक रोड मैप डेवलप करना है कि अपने स्टेट में सारे यूएलबीज को ये कैसे यूज वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं और कैसे एफएसएसएम यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो टर्मिनोलॉजीज यूजुअली यूज होती है यूज वाटर मैनेजमेंट में उनका अर्थ क्या है। सो जैसे कि सीवेज या यूज्ड वाटर, अभी एसबीएम 2.0 में सीवेज, वेस्ट वाटर, इन शब्द को हमने गवर्नमेंट ने इसके लिए एक नया शब्द इस्तेमाल किया है जिसे हम यूज्ड वाटर कहते हैं। बट यूज्ड वाटर में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है ब्लैक वाटर और दूसरा है ग्रे वाटर। मुझे पता है या कॉन्फिडेंस है कि बहुत से लोगों को ब्लैक वाटर ग्रे वाटर का अंतर पता होगा, बट जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं ये वापस एक बार दोहराना चाहता हूँ। ब्लैक वाटर यानी ऐसा यूज्ड वाटर जो कि टॉयलेट से जनरेट होता है, जिसमें मेनली फ्लश वाटर, एनल क्लेंसिंग वाटर और एक्सक्रीटा यानी फीकल मैटर और यूरिन ये मिक्स होता है। और ग्रे वाटर यानी वो यूज्ड वाटर जो कि बाथरूम और किचन से जनरेट होता है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, सोप और डर्ट या फूड पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। कितना डोमेस्टिक यूज्ड वाटर जनरेट होता है? आप में से कोई बता पाएगा कि कितना डोमेस्टिक यूज्ड वाटर जनरेट होता है? हर एक पर्सन के पीछे अगर हम मान लीजिए 135 लीटर्स पर कैपिटा पर डे वाटर सप्लाई कर पा रहे हैं, तो कितना यूज वाटर जनरेट होता है या कितना सीवेज जनरेट होता है, पता है किसी को? अपना माइक अनम्यूट करके आप बता सकते हैं जवाब। ओके, तो 135 एलपीसीडी अगर वाटर सप्लाई होगा तो 80% यानी 108 लीटर्स पर पर्सन पर डे वेस्ट वाटर जनरेट होता है। अब ये कैसे होता है ये हम आगे जाके देखेंगे। यूज्ड वाटर को मैनेज करने के लिए हमारे पास दो प्रकार की सिस्टम्स है, ऑफ साइट और ऑन साइट। ऑफ साइट में सीवरेज का इस्तेमाल करते हैं और पानी को हम अलग अलग घरों से इकट्ठा करते हैं और एक जगह पे लाते हैं जहां पे हम ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करते हैं, इसलिए उसको ऑफ साइट कहा जाता है, यानी पॉइंट ऑफ जनरेशन से दूर हम ट्रीटमेंट करते हैं। ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम में हम वहीं पे जहां पे यूज वाटर जनरेट हो रहा है वहीं पे उसको मैनेज, पूरी तरह से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर घर के लेवल पे हो रहा है तो घर के लेवल पे ही हम वो सैनिटेशन सिस्टम लगाते हैं, जिससे सारा फीकल मैटर, फीकल स्लज, सेप्टेज, सॉरी फीकल मैटर और यूज्ड वाटर यानी ग्रे वाटर, ये दोनों चीजें वहीं पे हैंडल हो जाए। इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन ऑफ ड्रेन्स यानी जो नालियों में सेप्टिक टैंक का एफ्लुएंट, सेप्टिक एफ्लुएंट कलेक्ट हो रहा है या ग्रे वाटर कलेक्ट हो रहा है, तो ये नालियों
को हमें इंटरसेप्ट करके इसमें जो पानी बह रहा है उसको डाइवर्ट करना है एसटीपी की ओर, तो इसे हम आईएनडी कहते हैं, इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन ऑफ ड्रेन्स। सीवर नेटवर्क हम सभी को पता है, पाइप्स का इस्तेमाल करते हुए हम पानी को इकट्ठा करते हैं, यूज वाटर को इकट्ठा करते हैं और उसे ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाते हैं। सेप्टेज यानी वो वेस्ट जो सेप्टिक टैंक्स में जमा होता है, जिसे हमें 3 साल के अंतराल में खाली करने के लिए कहा गया है ओडीएफ प्लस प्लस प्रोटोकॉल में। तो ये खाली करके हमें ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक लाना है, जो कि एक एसटीपी या एफएसटीपी हो सकता है। और फिर ट्रीटमेंट के तौर पे हमारे पास एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, फीकल सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट, फीकल सॉलिड सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट, या एसटीपी कम एफएसटीपी, यानी ऐसा एसटीपी जहां पे हम को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रिसाइकल, रीयूज या डिस्पोजल, इन टर्म्स का मतलब है कि जो मेनली ये सारे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में एक जो कॉमन बाय प्रोडक्ट है या एंड प्रोडक्ट है वो है ट्रीटेड वाटर। तो इसको हम कैसे रिसाइकल या रीयूज कर सकते हैं वो हमें देखना है, और वो हम आगे जाके देखेंगे भी इस सेशन में। और यूजर फीस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ऊपर की जो चीजें हैं वो सारी प्रोजेक्ट प्लानिंग के वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये सारा, बट यूजर फीस एक ऐसी चीज है जो हमें एक्चुअली इकट्ठा करनी है घरों से, क्योंकि घरों के लिए हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं, घरों को हम ये एक सर्विस दे रहे हैं यूज वाटर मैनेजमेंट की। तो ये सर्विस की कोई फीस हमें इकट्ठा करनी है, क्योंकि ये सर्विस हमें सस्टेन करनी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ऑपरेट और मेंटेन भी करना है। तो यूजर फीस ये एक ऐसी टर्म है जिसे हम सैनिटेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या डिस्लजिंग फीस, इस रूप में हम हाउस होल्ड से रिकवर करते हैं, ताकि हम हमारे प्रोजेक्ट 15 साल या 30 साल तक अच्छे से चला पाए। अब अगर यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, यूज्ड वाटर का क्वांटिफिकेशन हम करना चाहते हैं फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 6 सिटीज में, तो हमें ये दिखता है कि एवरेज जो एसटीपी का कैपेसिटी होगा फॉर क्लास 2 सिटीज वो होगा 5.5 mld, क्लास 3 सिटीज में 3.5 mld और क्लास 4 से क्लास 6 सिटीज में 700 kld। इन टोटलिटी अगर हमें यूज वाटर मैनेजमेंट पूरे इंडिया में अगर करना है क्लास 2 से लेके क्लास 6 सिटीज में, तो हमें एसटीपी की कैपेसिटी, टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी लगेगी 12,800 mld। ओके, इसमें हमने 23% का डिकेडल ग्रोथ रेट पकड़ा है और 15 साल का पॉपुलेशन प्रोजेक्शन करके हमें ये फिगर मिलता है। तो अभी फिलहाल यूज वाटर मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? जब हम घरों को 135 एलपीसीडी पानी पहुंचाते हैं, तो उसमें से कुछ पानी टॉयलेट फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ कपड़े धोने के लिए, कुछ बेडिंग के लिए यानी नहाने के लिए, और कुछ किचन में इस्तेमाल होता है। और कुछ पानी जो खाना बनाने के लिए या घर की साफ सफाई के लिए यूज होता है, उससे वेस्ट वाटर जनरेट नहीं होता है। वेस्ट वाटर मेनली यूज वाटर मेनली जनरेट होता है इन 4 चीजों से जो आप स्लाइड पे अभी देख पा रहे हैं। टॉयलेट से जनरेट होता है ब्लैक वाटर, जो कि 38 to 40 लीटर्स, अगर हम 135 एलपीसीडी पानी दे रहे हैं तो 38 to 40 लीटर्स ब्लैक वाटर जनरेट होता है, और बाकी पूरा 65% जो यूज वाटर है वो ग्रे वाटर के रूप में हमें वापस मिलता है, जिसे हमें मैनेज करना पड़ता है। फिलहाल ब्लैक वाटर जो है वो आइदर डायरेक्टली डिस्चार्ज हो रहा है एनवायरनमेंट में, जो कि इनसैनिटरी टॉयलेट हम कहते हैं, उस माध्यम से, नहीं तो सिंगल पिट्स या ट्विन पिट्स बनाए गए हैं, या तो सेप्टिक टैंक्स है, या सीवर से जुड़े हैं, या ओपन ड्रेन से जुड़े हैं। ओपन ड्रेन से जुड़े होंगे तो फिर हम उन्हें इनसैनिटरी टॉयलेट्स कहते हैं। ग्रे वाटर जो है वो इकट्ठा हो रहा है, यानी वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज हो रहा है ऑन टू द ग्राउंड, या वो सीवर के माध्यम से एसटीपी तक पहुंचाया जा रहा है, या डिस्पोजल पॉइंट तक पहुंचाया जा रहा है, या तो ओपन ड्रेन्स में कलेक्ट हो रहा है और ओपन ड्रेन्स जाके मिल रही है वाटर बॉडी से, जैसे कि तालाब हो गया, लेक हो गया, या कोई रिवर हो गई, या तो वो डायरेक्टली हम सोक पिट में डाल रहे हैं। तो ये तो हो गया एग्जिस्टिंग ऑन पेपर यूज वाटर मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। अब अगर हम इसे विजुअलाइज करना चाहते हैं,
तो विजुअलाइजेशन कुछ इस प्रकार होगा। सिटी में हम देखते हैं कि जो पेरी अर्बन एरियाज होते हैं या आउटस्कर्ट्स एरियाज होते हैं, वहां पे आपको मिल जाते हैं सिंगल पिट या ट्विन पिट टॉयलेट्स। ओके, क्योंकि ये जो घर होते हैं ये बेसिकली गांव थे जो अभी मर्ज हो गए हैं यूएलबी के साथ, सिटी के साथ। तो इसलिए यहाँ पे जो सैनिटेशन सिस्टम आपको देखने को मिलती है वो सबसे सिंपल वाली होती है, जैसे कि सिंगल पिट या ट्विन पिट टॉयलेट्स। उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा सिटी सेंटर की ओर बढ़ते हैं तो आपको सेप्टिक टैंक्स दिखाई देना चालू करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेप्टिक टैंक्स आपको सिटीज में मिलते हैं। सेप्टिक टैंक से जो सेप्टिक एफ्लुएंट बाहर निकलता है, लिक्विड फ्रैक्शन जो बाहर निकलता है और ग्रे वाटर जो निकलता है, वो फिलहाल मोस्ट ऑफ द सिटीज में नालों के द्वारा, ड्रेन्स के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है और ये ड्रेन्स टोपोग्राफी को फॉलो करते हुए रिवर्स तक या लेक्स तक पहुंच रही है। और इस कारण जो पोल्यूशन है वो हो रहा है इन लेक्स और रिवर्स में। जो सिटी जो सेप्टिक टैंक वाले हाउस होल्ड्स है या ऐसे एरिया जहां पे सेप्टिक टैंक्स है, वहां पे हमें एफएसएसएम हम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सिटीज में अभी कुछ हद तक एफएसएसएम चालू हो चुका है, राइट। अगर ट्रीटमेंट प्लांट ना हो तो एटलीस्ट डीप्रो एंट्रेंचमेंट तो हो ही रहा है। तो ये था अभी यूज वाटर मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। फ्यूचर में एसबीएम 2.0 गाइडलाइन क्या कहता है, यूज वाटर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। तो यूज वाटर मैनेजमेंट एसबीएम 2.0 गाइडलाइन के अनुसार इन 3 हिस्सों में बांटा गया है। सेंट्रलाइज सैनिटेशन सिस्टम, ऑफसाइट सैनिटेशन सिस्टम यानी जिसमें सीवरेज का इस्तेमाल हो रहा है और ट्रीटमेंट प्लांट है। सेकेंड है डिसेंट्रलाइज सैनिटेशन सिस्टम, जिसमें अलग प्रकार के सीवरेज नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है या ड्रेन्स का इस्तेमाल हो रहा है टू कलेक्ट ऑल द वाटर, और इसको डिसेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लांट में हम ट्रीट कर सकते हैं, या तो अगर एक जगह पे अच्छे से इकट्ठा कर पा रहे तो एसटीपी तक भेज सकते हैं, जो कि सेंट्रलाइज सैनिटेशन सिस्टम का कंपोनेंट है। और तीसरा पार्ट है जो पेरी अर्बन एरियाज में हम करना चाहते हैं, वो है ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम, यानी घर के अंदर ही जहां पे ये सारा यूज वाटर जनरेट हो रहा है वहीं पे इसको हम मैनेज करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सीवर और एसटीपी, जो कि एसबीएम 2.0 गाइडलाइन कहता है कि कोर एरिया में होना चाहिए। हम बताएंगे आपको आगे जाके कि विजुअलाइजेशन कैसे होता है, कौन सा सोल्यूशन कहाँ पे, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे फिट होने वाला है। तो पहले हम ऑप्शंस को समझ लेते हैं, इनके अंदर के कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड जिसमें सीवर और एसटीपी का इस्तेमाल हो रहा है वो कैसे। सो टॉयलेट्स जो है वो डायरेक्टली सीवर नेटवर्क से जुड़े रहेंगे, आइदर वो कन्वेंशनल सीवर नेटवर्क्स हो सकते हैं, सेपरेट सीवर नेटवर्क्स, या सिंप्लीफाइड सीवर्स हो सकते हैं। इनमें सेप्टिक टैंक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रे वाटर भी इन सीवरेज नेटवर्क के द्वारा कलेक्ट और कन्वे होगा और ये जाएगा एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी में एसटीपी पे, जहां पे ये ट्रीट होगा और ट्रीटेड वाटर जो है और बायोसॉलिड जो है वो थोड़े हद तक रियूज होने चाहिए। इसमें एक कुछ प्रोज और कॉन्स यानी कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है यूजर के लिए, क्योंकि यूजर को ना सेप्टिक टैंक बनवाना है ना उसको रेगुलरली खाली करवाना है, उसे बस अपना यूजर फीस पे करना है यूएलबी को या पैरास्टेटल बॉडी को, ताकि वो पैरास्टेटल बॉडी, वो इंस्टीट्यूशन ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक से मैनेज कर पाए। एक्सपोजर टू एनी काइंड ऑफ वेस्ट इसमें बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये जो पाइप्स होते हैं ये अगर अच्छे से डिजाइन और इम्प्लीमेंट होते हैं तो इनसे जो लीकेजेस है वो काफी रिड्यूस हो जाते हैं और इससे ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, सरफेस वाटर पोल्यूशन और ह्यूमन एक्सपोजर की कोई रिस्क नहीं होती है। हाउएवर इसमें डिसएडवांटेजेस कई सारे हैं जो ओवरकम हो सकते हैं, बट ध्यान में रखना चाहिए हमें। पहला तो डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको सीवर नेटवर्क सेपरेट सीवर या सिंप्लीफाइड सीवर अगर आपको चलाने हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 100 लीटर्स पर कैपिटा पर डे वेस्ट वाटर जनरेशन होना चाहिए। बस ये ही नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि ये सिस्टम, ये जो टेक्नोलॉजी है ये ठीक से चल पाए। सचिन चिंता ना कर, बीच में दिनेश को बुला लिया करेंगे पार्टी के लिए। हाँ करिए, सोचा दिनेश जी रिटायर हो गए। ईओ बुधाना मुजफ्फरनगर, आपका माइक म्यूट कीजिए, थैंक यू।
दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इसमें काफी हर्डल्स आ सकते हैं इस पूरे सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स में। एक्सेप्टेंस थोड़ा कम होता है बहुत बार, जहां पे एसटीपी की साइट आइडेंटिफाई होती है वहां पे लोगों का रेजिस्टेंस होता है कि यहाँ पे एसटीपी नहीं आना चाहिए वगैरह वगैरह। तो पीपल्स एक्सेप्टेंस थोड़ा कम होता है, मोर टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट फैसिलिटी साइड। ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी हाई होती है और इसको रिकवर करना बहुत ही क्रिटिकल बन जाता है प्रोजेक्ट में। और बहुत बार हमने ये देखा है कि सीवरेज नेटवर्क तो डल जाता है बट सीवरेज कनेक्शंस नहीं हो पाते, क्योंकि घरों को 2000, 2500 या 3000 जो सीवरेज कनेक्शन फी होती है वो नहीं देनी होती है। उनका मानना है कि ये सुविधा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। हाउएवर ये थ्रू आईसी ही आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि सीवरेज लगाना ये जो जिम्मेदारी है ये यूएलबी की होती है। हाउएवर सीवर कनेक्शन लेना ये हाउस होल्ड्स की जिम्मेदारी है। जो डेवलप्ड स्टेट्स है या प्रोग्रेसिव स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र, उन्होंने बायलॉ में ही डाल दिया है कि अगर 15 मीटर 30 मीटर के अंतर में किसी भी घर को अगर सीवरेज नेटवर्क है तो सीवरेज कनेक्शन लेना अनिवार्य है, मैंडेट कर दिया गया है। तो ही इन घरों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बाद ये घरों में लोग रह सकते हैं। अगर सीवरेज कनेक्शन नहीं लेते हैं तो ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो इसलिए इस तरह से इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है फॉर हाउस होल्ड्स टू गो फॉर सीवरेज कनेक्शंस। जो सेंट्रलाइज्ड ऑप्शन है, ऑप्शन 1, वो मेनली हो जाएगा या फिट होगा कोर सैनिटेशन एरिया में, यानी ऐसा एरिया जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। तो सीवरेज नेटवर्क लगेगा और सारा पानी इकट्ठा होगा, और डिपेंड करता है टोपोग्राफी के ऊपर कि आपको कितने एसटीपीज यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। एसटीपी के डिजाइन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स में यूजुअली या सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में यूजुअली जो ट्रीटमेंट प्लांट की डिजाइन कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो अगर हम नेचर बेस्ड सोल्यूशन या नॉन मैकेनाइज्ड सोल्यूशन के ओर जाते हैं तो एरिया रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है जो कि अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल या मैकेनाइज्ड एसटीपीज का यूजुअली इस्तेमाल होता है। और ट्रीटेड वाटर जो है वो अर्बन एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है। पेरी अर्बन एरियाज में जो एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है वहां पे आप यूज वाटर को इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और एक अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्रीज में यूज करना। यूजुअली हम देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल सेटअप होता है या डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस होती है, एमआईडीसी वगैरह, ये सारे जो होते हैं या आउटस्कर्ट एरियाज में होते हैं। तो इन इंडस्ट्रीज में भी यूज्ड वाटर हम भेज सकते हैं रीयूज के लिए। अब डिसेंट्रलाइज जो है ये पेरी अर्बन एरियाज में यानी कोर एरिया के जस्ट बाहर हम डिसेंट्रलाइज वे में भी यूज वाटर को मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप सिंप्लीफाइड सीवर्स या सॉलिड फ्री सीवर्स का इस्तेमाल करते हुए सेप्टिक टैंक एफ्लुएंट और ग्रे वाटर को इकट्ठा करके आप डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिसेंट्रलाइज्ड वे में भी जो कोर एरिया है उसके बाहर या इनफैक्ट कोर एरिया में भी अगर पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है फिजिबल तो आप कोर एरिया में भी डिसेंट्रलाइज्ड वे से आप यूज वाटर मैनेजमेंट अचीव कर सकते हैं। ऑप्शन 2 हमारे पास यह है कि अगर आप सीवरेज नहीं लगा पा रहे हो फॉर सम रीजन से, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है या फंड आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको ओपन ड्रेन्स का इस्तेमाल, ओपन या क्लोज ड्रेन्स का इस्तेमाल करते हुए आपको यूज वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये बन जाता है ऑप्शन 2, जहां पे टॉयलेट जो है वो सिंगल पिट्स या सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड है। सेप्टिक टैंक एफ्लुएंट जो है वो ग्रे वाटर के साथ मिक्स होके ओपन ड्रेन्स में जा रहा है। ये ड्रेन्स लाइंड, अनलाइंड, कवर्ड, अनकवर्ड हो सकती है। तो इन ड्रेन्स का इस्तेमाल करते हुए हमें यूज्ड वाटर को इकट्ठा करना है और इसको ट्रांसपोर्ट करना है
आईएनडी पॉइंट तक। आईएनडी पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जहां पे इंटरसेप्ट करते हैं हम ड्रेन को और उसमें का पानी हम डाइवर्ट करते हैं ताकि हम उसको ट्रीट कर सके एसटीपी में। और जो सेप्टिक टैंक्स है उनको जब हमें खाली करना पड़ता है तो उसमें से जो निकलने वाला सेप्टेज है वो आइदर आप एसटीपी में को ट्रीट कर सकते हैं या आप एफएसटीपी के माध्यम से भी सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट सेप्टेज को ट्रीट कर सकते हैं। और जो एंड प्रोडक्ट है जो कि ट्रीटेड वाटर और बायोसॉलिड्स है ये आपको मैक्सिमम हद तक रीयूज करने हैं। जी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि अपने माइक म्यूट करे। बरेली से सूर्यनाथ सरोज जी आपका माइक अनम्यूट है, थैंक यू। इसमें भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस ये है कि आपको सीवर नेटवर्क लगाने की जरूरत नहीं है। आप ड्रेन्स जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है आपके यूएलबी में उसका इस्तेमाल करते हुए आप बहुत ही कम कैपेक्स में यूज वाटर मैनेजमेंट कर पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अगर सीवरेज ही नहीं है तो पंपिंग स्टेशंस भी नहीं आएंगे। हाउएवर ड्रेन बेस्ड जब हम यूज वाटर मैनेजमेंट करते हैं तो काफी दिक्कतें आ सकती है। जैसे कि अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तो बहुत बार सॉलिड वेस्ट के कारण ये ड्रेन्स जो है वो क्लॉग हो जाती है, चोक हो जाती है। तो उनकी साफ सफाई करना एक सॉर्ट ऑफ एडिशनल टास्क बन जाता है। फिर सेप्टिक टैंक्स को रेगुलरली आपको डिसर्च करना पड़ता है। ये जो इसका जो मैनेजमेंट है ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये बारिश के मौसम में इन ड्रेन्स में स्टॉर्म वाटर भी आता है तो उसके कारण जो कैरेक्टरिस्टिक है यूज वाटर का वो चेंज हो सकता है जिसके कारण एसटीपी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है वो ठीक से नहीं चल पाती है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल डिसएडवांटेजेस भी है जो हमें ध्यान में रखने हैं व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर यूज्ड वाटर मैनेजमेंट इन द सिटी। स्पेशली एसटीपी का डिजाइन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है आईएनडी प्रोजेक्ट्स में। तो अगर हम ये देखते हैं कि फंड्स कहाँ से हमें मिल पाएंगे तो जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें एक सेंट्रल शेयर है और दूसरा स्टेट शेयर है। सेंट्रल शेयर में हमें ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के पैसे, आईएनडी स्ट्रक्चर के पैसे और सेप्टिक टैंक डिस्लजिंग के लिए लगने वाले इक्विपमेंट्स के पैसे और टू इम्प्रूव द सर्विस जो आईटी रिक्वायरमेंट होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टूल्स जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए पैसे हम सेंट्रल शेयर से ले सकते हैं। स्टेट शेयर में सीवर नेटवर्क और स्ट्रेंथनिंग ऑफ ड्रेन्स यानी वेस्ट वाटर को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट और कन्वे करने के लिए आपका जो जितना भी प्रोजेक्ट है उसमें आप सेंट्रल शेयर नहीं यूज कर सकते हैं। आप सेंट्रल शेयर सिर्फ ट्रीटमेंट फैसिलिटी, आईएनडी स्ट्रक्चर, सेप्टिक टैंक एम्प्टिंग इक्विपमेंट और आईटी टूल्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्लाइड हमें विजुअलाइज करवाता है कि सेंट्रल शेयर कहाँ से आने वाले, किस चीज का शेयर सेंट्रल देने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और किस चीज का शेयर आप स्टेट को प्रोवाइड करना है यूएलबी के लिए। सो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स में ट्रीटमेंट फैसिलिटी, अगेन एक बार दोहराता हूँ, ट्रीटमेंट फैसिलिटी का जो कॉस्ट है उसमें सेंट्रल शेयर रहेगा और स्टेट शेयर रहेगा, जबकि सीवरेज नेटवर्क में 100% फंडिंग जो है वो स्टेट को खुद की लगानी पड़ेगी। आईएनडी प्रोजेक्ट में भी जो आईएनडी स्ट्रक्चर है, जैसे कि जहां पे हम नाली को इंटरसेप्ट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, राइजिंग मेन ट्रंक लाइन का खर्चा, पंपिंग स्टेशंस का खर्चा, एसटीपी का खर्चा, ये सारा इसके लिए आप सेंट्रल शेयर इस्तेमाल या सेंट्रल फंड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि ड्रेन्स की स्ट्रेंथनिंग हो तो उसमें स्टेट के पैसे ही लगेंगे और डिस्लजिंग ट्रक्स जो है उसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टिपिकली जब आपको डीपीआर बनाना है अपने सिटी का तो उसमें ये 3 पार्ट्स होंगे। एक तो है कोर एरिया।
कोर एरिया यानी ऐसा एरिया जो आपके सिटी एरिया के 20 से 30% है। हाउएवर इस एरिया में 50%, मिनिमम 50% पॉपुलेशन आपकी रह रही है आपके सिटी की। बेसिकली ऐसा एरिया जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, इस एरिया में आपको करना है सेंट्रलाइज्ड अप्रोच से यूज वाटर मैनेजमेंट, यानी आपको लगाना है सीवर नेटवर्क, पानी को इकट्ठा करना है और उसको एसटीपी तक लेके जाना है ट्रीटमेंट के लिए। कोर सैनिटेशन एरिया सीएसजेड के इर्द गिर्द जो आउटस्कर्ट्स एरिया है वहां पे आपको ड्रेन बेस्ड सिस्टम करनी है, यानी जो ओपन क्लोज ड्रेन्स है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको यूज वाटर को इकट्ठा करना है और इन ड्रेन्स को इंटरसेप्ट और डाइवर्ट करते हुए आपको पानी को भेजना है एसटीपी में ट्रीटमेंट के लिए। और जो येलो बैंड आपको दिखाई दे रहा है वो है आइसोलेटेड अर्बनाइज्ड पॉकेट्स, पेरी अर्बन एरियाज, जहां पे आपको ऑन साइट सीवेज सिस्टम प्रमोट करनी है। ऑन साइट सीवेज सिस्टम यानी सेप्टिक टैंक्स फॉलोड बाय सोक पिट्स या डायरेक्टली ट्विन पिट टॉयलेट्स, इनको आपको प्रमोट करना है ताकि यहां से जो सेप्टेज निकले वो आप एसटीपी में को ट्रीटमेंट के लिए ला सकते हैं। तो ऐसे 3 हिस्सों में बांटा गया है यूज वाटर मैनेजमेंट, और इसी तरह से आपके सिटीज के डीपीआर अभी बनाने हैं। रिसाइकल एंड रीयूज बेसिकली नॉन पोर्टेबल पर्पसेस के लिए हो सकता है। अगर डिसेंट्रलाइज लेवल पे हम बात करते हैं तो टॉयलेट फ्लशिंग, गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सेंट्रलाइज लेवल पे अगर बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत से बेस्ट केस एग्जाम्पल्स है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उदयपुर में हमें पता है जो हिंदुस्तान जिंक कंपनी है, उस कंपनी ने पीपीपी मोड पे एसटीपी बनवाया है और चला रहे हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस पीपीपी प्रोजेक्ट में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ये है कि कैपेक्स और ओपेक्स दोनों ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए दोनों हिंदुस्तान जिंक एज अ कंपनी लगाएगा। हाउएवर जो भी ट्रीटेड वाटर जनरेट होगा उसके ऊपर पहला राइट होगा हिंदुस्तान जिंक कंपनी का। सो मोस्ट ऑफ द वाटर गोज टू देयर फैक्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यूएलबी को सिर्फ सीवरेज नेटवर्क लगानी है और उसको मेंटेन करनी है ताकि ट्रीटमेंट प्लांट तक सीवेज जो है या यूज वाटर जो है वो ठीक से पहुंच पाए। तो इस तरह से भी आप सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स को, अप्रोच को आप सॉर्ट ऑफ ले सकते हैं। म्युनिसिपल लेवल पे यानी सिटी लेवल पे आप डस्ट मिटिगेशन के लिए यूज वाटर यूज कर सकते हैं। रोड वॉशिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी आप ट्रीटेड वाटर को यूज कर सकते हैं। गाइडलाइंस कहते हैं कि मिनिमम 20% ऑफ रीयूज होना चाहिए। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी डीपीआर बनेगा आपको ये ध्यान में रखना है कि डीपीआर शुड ऑल्सो आंसर दिस क्वेश्चन कि 20% पानी कहाँ पे यूज हो सकता है, ट्रीटेड वाटर कहाँ पे यूज हो सकता है। अगर हम फंडिंग पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम इस टेबल की ओर देखते हैं। तो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका फंड अलोकेशन कैसे होगा। तो एसटीपी आईएनडी के लिए जो प्रोजेक्ट है उसमें क्लास 2 में 3,000 रुपए पर पर्सन दिया जाएगा। क्लास 3 टू क्लास 6 में 2,000 पर पर्सन दिया जाएगा। हिली स्टेट्स, क्योंकि इस ट्रेनिंग में उत्तराखंड के भी कुछ प्रतिभागी है, तो हिली स्टेट्स में आपको क्लास 2 में 4,000 और क्लास 3 में 3,000 रुपए पर कैपिटा मिल सकते हैं। यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी इतनी हो सकती है पर कैपिटा। उसमें से आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट में 2 शेयर्स है, कुछ पैसा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, कुछ पैसा आएगा स्टेट गवर्नमेंट से। सो उत्तराखंड के प्रतिभागियों को यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी कमिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 90% पैसे प्रोजेक्ट के देंगे, 10% स्टेट शेयर होगा या म्युनिसिपल काउंसिल या कॉर्पोरेशन का शेयर होगा। वैसे ही प्रतिभागी जो यूपी से जुड़े हैं उनके लिए 50% फंड्स जो है या प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो सेंट्रल से फुलफिल होगी, वेरस 50% जो है वो आएगी फ्रॉम द स्टेट। को ये डिसाइड करना है अब
ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये 3,000, 2,000, 4,000 इसमें सीमित नहीं है, क्योंकि ये जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी, टोपोग्राफी एक्सेट्रा। सो एसबीएम 2.0 गाइडलाइन कहता है कि ये स्टेट को डिसाइड करना है कि कौन से प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए कौन से टाउन के लिए। हाउएवर और एक ऐसा क्लॉज उन्होंने डाला है कि आप 3,000, मान लीजिए आपके पास दो क्लास 2 टाउन है, एक में कॉस्ट 3,500 आ रही है, एक में कॉस्ट 2,000 आ रही है। ओके, तो आप दोनों सैंक्शन कर सकते हैं, 3,500 वाला भी सैंक्शन कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि सारे टाउन्स कवर हो, यानी ऐसे नहीं कि कुछ गिने चुने टाउन्स को ही पैसे मिले वहीं पे डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट इक्वली इक्विटेबली पूरे स्टेट में होनी चाहिए, तो ये स्टेट को ध्यान में रखना है। और इसीलिए आपको सीसैप सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान्स भी बनाने हैं और आपको स्टेट को सबमिट करने हैं। स्टेट उसके ऊपर बेस्ड एक स्टेट एक्शन प्लान बनाएगा जो कि वेट होगा, और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अनुसार स्टेट को पैसे मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कौन से यूएलबी को कितने फंड्स जाएंगे। अब ये जो फंड रिलीज पैटर्न है फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट एंड स्टेट टू यूएलबी, ये कैसे होगा? तो सेंट्रल शेयर 40% ऑफ सेंट्रल शेयर ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द टोटल शेयर ये मिलेगा स्टेट को और यूएलबी को तब जब आपके निकाय में रिस्पॉन्सिबल सैनिटेशन अथॉरिटी, जो कि ईआरएसयू गाइडलाइन में बताया गया है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट के गाइडलाइन जो सीपीएचयू ने और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बनाए हैं, उस गाइडलाइंस के तहत हर यूएलबी को, हर स्टेट को रिस्पॉन्सिबल सैनिटेशन अथॉरिटी सेटअप करनी है। और इसी के साथ सीसैप सारे अप्रूव्ड होने चाहिए स्टेट हाई पावर्ड कमिटी के थ्रू। फिर स्टेट टेक्निकल कमिटी से ये सारे प्रपोजल्स, यानी सीवरेज, एसटीपी, को ट्रीटमेंट, ये सारे जो डीपीआर बनेंगे ये अप्रूव्ड होने चाहिए। फिर एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट बनना चाहिए स्टेट का, और लैंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हर एक यूएलबी में, जहां पे भी एसटीपी एफएसटीपी प्रपोज्ड है, लैंड अवेलेबल होना चाहिए। ये जब फुलफिल होगा, यस सॉरी टू इंटरप्ट यू बिटवीन, ये जो एनपी शाहबाद है और भावना है वो अपने आप को प्लीज म्यूट कर लें, बिकॉज डिस्टर्बेंस आ रहा है वहां से, मैं म्यूट नहीं कर पा रही हूँ। भावना एंड एनपी शाहबाद, जी सर। ओके, थैंक यू। जो सेकंड, सो ये आपके जब पूरे हो जाएंगे क्राइटेरियाज या चेकलिस्ट, तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा विच इज 40% ऑफ द सेंट्रल शेयर। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए आपको थोड़ी ज्यादा चीजें दिखानी है, जैसे कि फंक्शनल एसआरयू यानी सैनिटेशन रिस्पॉन्सिबल यूनिट, जिसमें आपको सीवर एंट्री या सेप्टिक टैंक एंट्री के लिए जो लोग रहते हैं उनकी ट्रेनिंग्स, उनको लगने वाले सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए और काम करने ठीक से करने के लिए, और उनके लगने वाले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी, ये सारे आपके प्रोक्योर्ड होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपका हॉटलाइन नंबर भी फंक्शनल होना चाहिए। तो जब ये हो जाएगा तो आपका एक पॉइंट टिक हो जाएगा। उसके बाद है 75% ऑफ द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल शेयर, यानी जो स्टेट को पैसे मिलने वाले हैं उसके 75% पैसा यूटिलाइज हो चुका है ठीक से, इसका प्रूफ स्टेट को देना है। उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट की रिकवरी के लिए जो सैनिटेशन टैक्स या यूजर फीस हम लगाने वाले हैं उसका रिकवरी चालू हो चुका है या एटलीस्ट उसका बायलॉ आ गया है, ये आपको दिखाना है। ओडीएफ प्लस सर्टिफाइड होने चाहिए एटलीस्ट वंस यूएलबी सारे, और वर्क कमेंसमेंट यानी प्रोग्रेस कैसे दिखाना है, काम कैसे चालू है, उसके लिए आपको जियोटैग फोटोज का इस्तेमाल करना है। 20% आईएनडी का प्रोग्रेस होना चाहिए, 10% एसटीपी का प्रोग्रेस होना चाहिए,
और अगर आपके निकाय में ऐसा कोई ट्रीटमेंट फैसिलिटी है जो कि फंक्शनल नहीं है, एग्जिस्टिंग है बट फंक्शनल नहीं है, तो वो पूरी तरह से फंक्शनल हो जाना चाहिए। जब ये सारे पॉइंट्स आपके टिक हो जाएंगे तब आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा, स्टेट को मिलेगा और स्टेट फिर यूएलबी को देगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट पाने के लिए आपको 75% ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट यूटिलाइज हो चुका है, इसके प्रूफ्स। आईएनडी प्रोजेक्ट का 80% काम हो चुका है, ये आपको दिखाना है। एसटीपी का 60% काम हो चुका है, और जो नॉन फंक्शनल एसटीपी या एफएसटीपी थे वो पूरी तरह से फंक्शनल हो चुके हैं, ये आपको दिखाना है। तब आपको फाइनल इंस्टॉलमेंट मिलेगा जो कि थर्ड इंस्टॉलमेंट है। इस तरह से स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स देगी और उसी अनुसार स्टेट गवर्नमेंट यूएलबीज को भी फंड देगी। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ आपको क्या करना है? आपको करना है कि गाइडलाइंस में जो एनेक्सर 3B है, जिसमें सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान फॉर यूज्ड वाटर मैनेजमेंट दिया गया है, वो आपको भरना है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक पोर्टल बना रही है जिसके डिटेल्स आपको चेतना जी और प्रवीण जी देंगे इस पूरे ट्रेनिंग में। हाउएवर ये जो सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान है वो कैसे भरना है वो हम कल के सेशन में देखेंगे। इसी के साथ साथ आपको प्रपोजल कैसे बनाना है, यानी जो डीपीआर बनाना है या प्रपोजल डॉक्यूमेंट जो स्टेट लेवल कमेटी वेट करेगी और अप्रूव करेगी, वो प्रपोजल कैसे बनना है, उसके लिए भी एनेक्सर 6 में चेकलिस्ट दी गई है। तो वो चेकलिस्ट भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कल वाले सेशन में। जल्दी भाग गया, जल्दी भाग गया। सो इसी तरह से आज का सेशन कंप्लीट होता है यार, और थैंक यू टू ऑल फॉर पेशेंटली लिसनिंग। आपको कोई क्वेरीज या डाउट्स होंगे तो आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं अभी और सवाल पूछ सकते हैं, और मैं थोड़ी देर ऑनलाइन हूं तो हम आपको सही जवाब भी दे पाएंगे। सो थैंक यू एवरीबडी, and the floor is open for any questions.